आज हम देखने जा रहे हैं फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट। यह एक साई-फाई एडवेंचर मूवी है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स ऐप पर उपलब्ध है। अब हम इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी देखने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे कहानी में प्रवेश करते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में साल 1990 इंसानों और रोबोट्स के बीच हुई एक जंग ने दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। सेंट्रे कंपनी के सीईओ इथन स्केट की मदद से, जिन्होंने न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी विकसित की थी, इंसानों ने अपने दिमाग को ड्रोन रोबोट्स में अपलोड करने की क्षमता हासिल कर ली। इस तकनीक की बदौलत इंसानों ने जंग जीत ली, जबकि रोबोट्स को एक्सक्लूजन जोन में भेज दिया गया। हालांकि न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी की सफलता के कारण कई लोगों ने अपनी वास्तविक जिंदगी को छोड़कर आभासी दुनिया में रहना चुना, जहां वे एक अर्ध सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और ज्यादातर काम ड्रोन करते हैं। साल 1994 मिशेल, एक किशोरी, अपने अत्याचारी फॉस्टर पिता टेड के साथ रहती है। कई साल पहले वह अपने परिवार के साथ एक कार दुर्घटना का शिकार हुई थी, जिसमें उसके माता पिता और भाई की मौत हो गई थी। तब से वह कई फॉस्टर परिवारों के साथ रह चुकी है, लेकिन उसे एक स्थिर घर नहीं मिल पाया है। स्कूल में भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आभासी कक्षाओं में भाग लेने से इनकार करती है। एक दिन एक संवेदनशील रोबोट कॉस्मो मिशेल को ढूंढता है। कॉस्मो केवल इशारों और कुछ सीमित पहले से रिकॉर्ड किए गए शब्दों के जरिए ही बात कर सकता है, लेकिन वह मिशेल को यह समझाने में सफल हो जाता है कि उसे उसके मृत छोटे भाई क्रिस्टोफर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जो एक बाल प्रतिभाशाली था। मिशेल और कॉस्मो एक डिस्टोपियन दुनिया में उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कीट्स से होती है, जो एक जटिल अतीत वाला अनुभवी सैनिक है, और हरमन से, जो एक संवेदनशील रोबोट है और कई रूप धारण कर सकता है। साथ मिलकर वे एक्सक्लूजन जोन में रोबोट्स के एक गिरोह से मिलते हैं, जिसका नेतृत्व मिस्टर पीनट कर रहा है। वहां वे डॉ एमहर्स्ट से मिलते हैं, जो बताते हैं कि दुर्घटना के बाद सेंट्रे ने क्रिस्टोफर को एक स्थायी सुषुप्त अवस्था में पाया था, और उन्होंने पाया कि उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता का फायदा उठाकर और उसकी चेतना को न्यूरोकास्टर में एकीकृत करके वे इस तकनीक को विकसित कर सकते हैं। यह तकनीक रोबोट्स के खिलाफ जंग में इंसानों को बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि जब क्रिस्टोफर 13 महीने बाद अचानक कोमा से बाहर आया, तो पश्चाताप से भरे एमहर्स्ट ने उसकी चेतना को बचाने का रास्ता बनाया। सेंट्रे के ड्रोन्स कर्नल ब्रैडबरी के नेतृत्व में हमला करते हैं और क्रिस्टोफर को फिर से पकड़ लेते हैं और रोबोट्स के घर को नष्ट कर देते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित मिशेल, कीट्स और हरमन की मदद से सेंट्रे के मुख्यालय में घुसती है, जबकि अन्य रोबोट्स स्केट की ड्रोन सेना के साथ युद्ध करते हैं। स्केट के अमानवीय कार्यों से घृणा करते हुए ब्रैडबरी उसका साथ छोड़ देता है और पीनट को स्केट का सामना करने में मदद करता है। इस बीच मिशेल कोमा में पड़े क्रिस्टोफर को खोजती है, जिसकी चेतना न्यूरोकास्टर सिस्टम में फंसी हुई है। आभासी दुनिया में एक मुलाकात में क्रिस्टोफर अपने शोषित अस्तित्व से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त करता है। उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए मिशेल उसे डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे उसका शारीरिक शरीर मर जाता है। युद्ध के दौरान कीट्स लगभग हरमन को खो देता है, जब उसका बड़ा रोबोट रूप एक ड्रोन रोबोट द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि हरमन का एक छोटा रूप मलबे से बाहर निकलता है। क्रिस्टोफर की मौत सेंट्रे के ड्रोन ऑपरेशन को बंद कर देती है, जिससे स्केट का नियंत्रण खत्म हो जाता है और न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी का शोषण समाप्त होता है। इसके बाद स्केट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दुनिया युद्ध और कॉरपोरेट लालच से हुए विनाश से उबरने लगती है। मिशेल फिर दुनिया को संबोधित करती है और न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी के प्रभावों को उजागर करती है और उन लोगों को एक्सक्लूजन जोन में शांति से रहने के लिए आमंत्रित करती है। कॉस्मो का शरीर एक कबाड़ खाने में फेंक दिया जाता है, लेकिन वह उठ खड़ा होता है
जिससे पता चलता है कि क्रिस्टोफर की चेतना का एक हिस्सा अभी भी रोबोट में मौजूद हो सकता है। मेरी तरफ से यह नॉर्मल वॉच मूवी है, इसे मिस मत करना। यह एक अच्छी साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है। मेरी रेटिंग इस मूवी के लिए 2.85 है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।